Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे साइको एनालिसिस के बारे में जो लिटरेरी थेरीज में एक थेरी के रूप में पढ़ाई जाती है। बेसिकली ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है और साइकोलॉजी के भी क्लिनिकल पार्ट से, उस पार्ट से जिसमें साइको एनालिस्ट जो हैं वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। अगर वो साइकोलॉजिकली सिक हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड दीज ट्रीटमेंट्स आर एट द साइकोलॉजिकल लेवल। तो कैसे ये थ्योरी इवॉल्व हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, और कैसे ये अफेक्ट करती है बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें लिटरेचर भी है। बेसिकली जब हम साइको एनालिसिस की थ्योरी का हमें नॉलेज होती है तो हमारी जो लिटरेचर की स्टडीज़ हैं वो फुल ऑफ डेप्थ हो जाती हैं, और इसीलिए बहुत सारी सी रिसर्चेज इस साइको एनालिसिस पे कैरी आउट की गई हैं। तो साइको एनालिसिस और लिटरेचर का जो रिलेशन है वो मैंने लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बनाया है, बट इनिशियली वी वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ साइको एनालिसिस एंड हाउ this theory came into existence. So let us begin. So first we would understand what is psychoanalysis. Psychoanalysis, as I told you, is a branch of psychology. Basically it is related to clinical psychology that offers a set of theories for understanding the complexities of human behavior, emotions and relationship, and therapeutic techniques to deal with the unconscious mind of a person suffering from some mental disorder. तो साइकोएनालिसिस में वो थ्योरी हम पढ़ते हैं जिन थ्योरीज़ के आधार पे हम किसी भी मनुष्य का बिहेवियर, अगर वो नॉर्मल से अलग है तो, और उसके इमोशंस, उसकी रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ सकते हैं कि क्यों उसका बिहेवियर ऐसा हो रहा है, कौन से इमोशनल ट्रॉमाज हैं उसकी लाइफ में, उसकी रिलेशनशिप ठीक क्यों नहीं चल रही हैं, उनके पीछे क्या कोई साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, उनको उन थ्योरी साइकोएनालिसिस की थ्योरीज़ के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद उसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम उन्हें थेरेपी देते हैं, और उनके अनकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, जो सफरिंग्स हैं, जो ट्रॉमास हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको ट्रेस करके उनको इरेज करने का काम साइकोएनालिसिस के द्वारा किया जाता है। तो साइकोलॉजी में तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट है, जैसे मैंने बताया। एंड द टर्म वॉज कॉइन्ड बाई सिगमंड फ्रॉयड एंड लेटर in the late 19th and early 20th century, he developed this technique when he was working with physician and physiologist Joseph Breuer. So he was working with him, और तब इन्होंने अपने पेशेंट्स के साथ जो भी अनुभव किए और जिस तरीके से भी उन्हें ट्रीट किया, उस सब से इन्होंने इस थ्योरी को इवॉल्व किया है। इट इज़ बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस. This theory emerged from his clinical observation and theoretical insight with the patient suffering from the neurotic symptoms, especially hysteria. So they were treating with the patients with hysteria. और जैसे आप सारे लोग जानते हैं कि हिस्टीरिया का जो पेशेंट है उसको किस तरीके से दौरे आते हैं और उसका किस तरीके से एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। सो 20th सेंचुरी से पहले हिस्टीरिया के पेशेंट्स को कुछ अलग तरीके से ही ट्रीट किया जाता था, और उसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजंस ना समझते हुए बल्कि ये समझा जाता था कि कुछ मतलब भूत है या किस तरीके से इसे किसी आत्मा ने पजेस कर लिया है और जिसकी वजह से इसका ये बिहेवियर हो रहा है। लेकिन फ्रॉयड जैसे साइकोलॉजिस्ट ने इस बात को ट्रेस किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इनके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और अगर हम उन चीज़ों को उस फील्ड से इरेज करने की कोशिश करें थ्रू सर्टेन थेरेप्यूटिक टेक्निक्स तो वो नॉर्मल भी हो सकते हैं। सो हियर आई हैव शोन दैट थ्रू दिस पिक्चर आई हैव ट्राइड टू शो यू दैट के साइकोएनालिस्ट क्या करते हैं, दे आर ट्राइंग टू रीड द इनर्स ऑफ आवर माइंड, द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड जो व्यक्ति स्वयं सरफेस पे नहीं ला पाता है बिकॉज ऑफ
कुछ सोशल रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ सर्टेन मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी, वो उन चीज़ों को नहीं ला पाता और वो उसके दिमाग में गहरे गहरे अंदर बैठ जाती हैं, और साइको एनालिस्ट अपनी टेक्निक्स के ज़रिए उन चीज़ों को बाहर लाते हैं और उसके बाद उन्हें इरेज करने के तरीके यूज़ करते हैं और फिर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। So Freud began to explore the role of unconscious processes in human behavior, कि ह्यूमन बिहेवियर में हमारे अनकॉन्शियस का क्या रोल है। तो आपको लग रहा होगा कि ये अनकॉन्शियस कहाँ से आया। सो जस्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड मैं बताऊंगी कि ये किस तरीके से अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं। एक बात और बताना चाहती हूँ कि आई हैव नॉट डिस्कस्ड द बायोग्राफी ऑफ सिगमंड फ्रॉयड एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू सिगमंड फ्रॉयड। द टेक्निकल टर्म्स आई हैव नॉट मेंशन्ड a number of technical terms in this video because this video is of general nature so that you may understand the process of psychoanalysis. So this is the structural model of mind which is propounded by Freud, and this is the iceberg model of Freud. I have also taken it from internet. This was given by Sigmund Freud and it divides the human psyche into 3 parts. मतलब मानव के मनोविज्ञान को, मन को आप समझ लीजिए 3 पार्ट्स में बताया है अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, एंड दीज 3 पार्ट्स आर इड, ईगो एंड सुपर ईगो. सो दिस इज द आइसबर्ग मॉडल. सी द मेजर पार्ट ऑफ दिस ब्रेन इज हिडन एंड दिस हिडन इज द पार्ट ऑफ आवर अनकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियसली हम इस लेवल पर रहते हैं जो ऊपर वाला लेवल है और सिर्फ कुछ ही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं. बहुत कुछ है जो अंदर है और जो दिखाई नहीं देता. अब फ्रॉयड के हिसाब से इस अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें स्टोर हो रही हैं, जो चीज़ें हम ऊपर नहीं ला पा रहे हैं कॉन्शियसली, बहुत सारे कारण हो सकते हैं. हमारी नेचर ऐसी है. दूसरी बात, कुछ सोसाइटी की नॉर्म्स ऐसे हैं कि जो बातें हमारे विद इन चल रही हैं हम उन्हें ऊपर नहीं ला सकते. तीसरी बात, उन्हें कोई सोचने और समझने वाला नहीं है, इसलिए हम अनकॉन्शियस में उन्हें दफन करते जाते हैं. अब जब ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वो चीज़ें जिन्हें हम करना तो चाहते हैं, जिन्हें हम समझना तो चाहते हैं, जिनको हम मिटाना तो चाहते हैं, बट क्योंकि हम उन्हें कॉन्शियसली सोच नहीं पाते, कॉन्शियसली ऊपर नहीं ला पाते, तो वो नीचे नीचे चली जाती रहती हैं. अब इस स्थिति में क्या होता है कि जब वो ज़रूरत से ज़्यादा दबी रहती हैं तो डेफिनेटली हमारे बिहेवियर में, हमारे इमोशनल लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं और वो चेंजेस हमें नॉर्मल इंसान की तरह रहने नहीं देते. एंड एट दैट टाइम साइको एनालिस्ट इज़ नीडेड, ताकि वो आपकी इन दबी हुई बातों को निकाल के कॉन्शियस माइंड में लाए, उनको एनालाइज करे और उनको यहाँ से इरेज करने की कोशिश करे. तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि ये स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इड जो है वो बेसिक प्लेजर सीकिंग पार्ट होता है, जिसमें व्यक्ति किसी भी चीज़ का इमीडिएट प्लेजर चाहता है. ईगो वो पार्ट है जिसमें थोड़े सोशल नॉर्म्स की बात हो जाती है और हम चीज़ों को इसलिए नहीं करते कि समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता. और सुपर ईगो वो पार्ट है हमारा जिसमें हम सामाजिक दायरे और इड से भी ऊपर जाके कार्य करते हैं. ईगो बेसिकली हमारा वो पार्ट है जो हमारे इड और सुपर ईगो के बीच का इंटरप्ले को कंट्रोल करता है. सो ये इड, ईगो और सुपर ईगो वाला जो पार्ट है, मैंने एक और वीडियो पूरी फ्रॉयड के ऊपर बनाई है, उसमें आप और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि अगर सारी बातें इसमें समझाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है. तो बहरहाल इतना आप याद रखिए सिर्फ यहाँ कि उन्होंने ब्रेन के 3 पार्ट बताए, इड, ईगो, सुपर ईगो, और ये बताया कि ब्रेन में कॉन्शियसली हमारे पास जो कुछ भी है वो दिखाई देता है सबको, बट अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें स्टोर्ड होती हैं और जो इजीली दिखाई नहीं देती. और यहीं इस अनकॉन्शियस माइंड की जो गड़बड़ी है उसी के लिए साइको एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ अभी इतना ही समझ के रखिए आप. फ्रॉयड प्रपोज द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट
involves interplay and conflict between these psychic structures, यानी इन तीनों के बीच में कोई conflict और interplay होगा with ego serving as a mediator and regulator. ego हमेशा क्या है, mediator और regulator है इन internal conflicts का. ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा और आगे समझ आ जाएगा, बट इतना याद रखिए, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एंड द 3 parts of the brain, id, ego and super ego. Now, what is the role of unconscious? Freud believed that the unconscious mind plays the central role in shaping the human thoughts, emotions, motivations, behavior and personality. फ्रॉड के हिसाब से हमारे अनकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है. क्या रोल होता है? कॉन्शियसली तो हम जो सोच रहे हैं वो सबको पता लग रहा है, जो बोल रहे हैं वो सब देख पा रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं और वो हमारी ह्यूमन पर्सनैलिटी को एक विशिष्ट प्रकार की शेप देती हैं. यानी ह्यूमन पर्सनैलिटी जो जैसी भी हमारी बनी हुई है उसमें बहुत सारे वो फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं जो हमारे अनकॉन्शियस में हैं. सो द शेपिंग फोर्स इज unconscious. Unconscious is shaping our thoughts. Unconscious is shaping our emotions. It is also shaping our personality and behavior. फ्रॉड फेल्ट द नीड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स कंटेंट. तो फ्रॉड ने सोचा कि भाई जब अनकॉन्शियस में इतनी सारी चीज़ें हैं तो हमें उसे एक्सप्लोर करना चाहिए और समझना चाहिए ताकि हम किसी भी इंसान को साइकोलॉजिकली स्टेबल, साइकोलॉजिकली वेल बना सकें. तो इन्होंने अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर किया है. इतना आप याद रखिए कि फ्रॉड ने अपनी टेक्निक्स से, अपनी इस थ्योरी से किसी भी व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करने की टेक्निक्स बताई हैं और उसको वो थेरेपी बताई है कि किस तरीके से उसके अनकॉन्शियस माइंड को ठीक किया जा सकता है. He believed that humans are primarily pleasure seeking. As I told you about it, तो ये मानते हैं कि जब बच्चा बहुत छोटा तो id की फॉर्म में होता है, जैसे मान लीजिए, और ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट हमारी माइंड का ख़त्म हो जाता है, नहीं, id भी आज भी एग्जिस्ट कर रहा है और id जो है वो क्या है, प्राइमरीली प्लेजर सीकिंग है. और ये फ्रॉड मानते हैं कि हम वी आर प्राइमरीली प्लेजर सीकिंग and dominated by the sexual and aggressive impulses. And sexual और aggressive impulses हमारे मन को dominate करती हैं. ये वाली बात फ्रॉड ने कही. अब देखिए, बेसिकली ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि आखिर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहती क्या क्या चीज़ें हैं. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द ट्रॉमेटिक एंड इमोशनली चार्ज्ड मेमोरी, कुछ मेमोरीज जो हमारे इमोशंस को गहरे छुई या जिन्होंने हमें बहुत दर्द दिया, ट्रॉमेटिक थी, दैट आर टू डिस्ट्रेसिंग टू बी कंटिन्यूसली रिकॉल्ड, और हम उन्हें बार बार वापस भी नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि वो हमें कष्ट ही देती हैं. तो फिर हमारे कॉन्शियस माइंड ने क्या किया कि उन्हें धकेल दिया. कहाँ? सो पोस्ट इनटू द अनकॉन्शियस, और वो वहाँ जाके स्टोर हो गई. कॉन्शियसली हम उन्हें रिकॉल भी नहीं करना चाह रहे, बट हमारी ज़िंदगी का पार्ट हैं. हमारे साथ कभी वो ट्रॉमेटिक और इमोशनल इवेंट्स हुई हैं और जिन्हें हम याद भी नहीं रखना चाहते, लेकिन वो हमारा दिमाग कॉन्शियसली तो याद नहीं रखता, बट वो चीज़ें, मेमोरीज हमारे अनकॉन्शियस में स्टोर रहती हैं. Number 1. Number 2, the primitive urges. As I told you just in the previous video that we are pleasure seeking by nature and we are driven by the impulses like the sexual desires we are having. तो इस तरीके की जो बातें हैं कि instinctual drives and impulses such as the sexual desires or the aggressive tendencies. For example, इन बातों को हम किसी से कहना नहीं चाहते. अगर हमारे दिल में भी उठती हैं सेक्सुअल डिज़ायर्स या हमारे अंदर कुछ एग्रेसिव टेंडेंसीज़ होती हैं, हम किसी का मर्डर करना चाहते हैं किसी वजह से, या कुछ बुरा करना चाहते हैं, गाली देना चाहते हैं उस व्यक्ति को, लेकिन कुछ सोशल नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से हम वो नहीं कर पाते, जबकि हमारे मन की वो डोमिनेंट फीलिंग है, बट हम वो उसे कर नहीं पा रहे हैं. क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज इट इज़ सोशली अनएक्सेप्टेबल. समाज उसे स्वीकारेगा नहीं अगर हम करेंगे, हैं. तो इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि मतलब हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो चाह रहा है कि हम वो कर पाएँ, लेकिन कॉन्शियस माइंड उसे
दवाई डाल रहा है, तो वो धीमे धीमे वो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर हो जाती हैं, अनकॉन्शियस में। सिमिलरली द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। जैसे मान लीजिए जो अटैचमेंट पैटर्न्स बनते हैं, यानी ड्यूरिंग द चाइल्डहुड हमारे दिमाग में जो चीज़ें सेट हुई, किन्हीं भी कारणों से सेट हो सकती हैं। मान लीजिए हमारे पेरेंट्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन था, वो लड़ते थे, वो प्यार से रहते थे, उसी तरीके की इमेजेस हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। और लेटर ऑन अगर कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उस बच्चे के साथ कुछ गलत किया है, तो और बाद में वो ठीक भी हो गई, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर ली गई, लेकिन वो मेमोरीज उसके दिमाग में अंदर रहती हैं एंड दे गेट स्टोर्ड इन द अनकॉन्शियस। नाउ yet another thing that is told by Freud is the defense mechanism. And what is that defense mechanism? This is again the psychological strategies used to protect from anxiety and distress, such as repression, denial, projection and rationalization. देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत टेक्निकल टर्म्स मैंने यहाँ पे डिफाइन ज़्यादा नहीं किए हैं, उन्हें लेटर ऑन एक और वीडियो है उसमें देखिएगा। तो देखिए डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, ये हमारा मन करता है, मतलब कॉन्शियस माइंड में हम डिफेंस मैकेनिज्म कुछ यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्या है डिफेंस मैकेनिज्म। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आप चाहते थे जितने उतने मार्क्स नहीं आए एग्ज़ाम में, तो अब आपको जवाब देना है कि इतने मार्क्स क्यों नहीं आए, तो आपका बिल्कुल ये मन होता है कि कोई मुझे रिस्पॉन्सिबल ना ठहराए। तो आप बताओगे पेपर डिफ़िकल्ट था, पेपर ठीक नहीं था, आप बताओगे एग्जामिनर ने कॉपी चेक नहीं सही से की, आप बताओगे टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया। तो ये आपकी डिफेंस मैकेनिज्म है। क्यों अडॉप्ट किया आपने? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अपनी गलती बताओगे किसी को कि मेरी वजह से ये गड़बड़ हुआ है, या तो फिर सोशली उस चीज़ को आराम से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप इस तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म के जो कारण हैं वो आपके मन में स्टोर रहते हैं कि कोई भी गड़बड़ हुई और हमने उसे डिफेंस के तरीके से यूज़ कर लिया। तो डिफेंस की तरीके से ऐसे ही नहीं यूज़ कर रहे ऑटोमेटिकली, नहीं, उसके पीछे कोई लॉजिक है जिस वजह से आपने वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ की है। सो वो जो सारे लॉजिक्स हैं कि कभी आपको रिप्रेस किया गया, डिनायल था और या डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी थी, वो सारी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस में रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन कोर बिलीव्स एंड एजम्पशंस, कुछ हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले कुछ बिलीफ्स हैं और वो हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं और वो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहते हैं। तो unconscious mind is a kind of reservoir and having so many things in it। और according to Freud unconscious mind में होने वाले ये conflicts ही हमारे behavior के लिए, एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जिसे आप कहते हैं कि ये व्यक्ति साइकोलॉजिकली सिक है। और तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी कहाँ से होगा? व्हेन द अनकॉन्शियस वुड बी ओपन्ड, द थिंग्स वुड बी देयर ऑन योर कॉन्शियस लेवल एंड देन दे वुड बी इरेज्ड, देन द पर्सन वुड फील कंफर्टेबल। अब वही बात कि साइको एनालिस्ट क्या करते हैं, तो देखिए जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले लोग हैं, ये सारे न्यूरोटिक सिम्टम्स, इसी तरीके से बहुत सारे से फोबियाज़ होते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर होते हैं, हिस्टीरिया भी एक वैसी ही बीमारी है जैसे मैंने शुरू में बताया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी डेली फंक्शनिंग को, हमारे व्यवहार को, हमारे रिलेशनशिप्स को प्रभावित करती हैं। और जब ऐसा होता है किसी भी व्यक्ति के साथ कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये सारे फीचर्स दिखाई देते हैं, तो देन देयर इज़ द नीड ऑफ ए साइकोएनालिसिस। दीज सिम्टम्स और बिहेवियर सजेस्ट द अंडरलाइन कन्फ्लिक्ट्स। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ऊपर, बिहेवियरल चेंजेस जो दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल चेंज, इमोशनल परेशानियां जो दिखाई दे रही हैं, ये सजेस्ट करती हैं कि इनके नीचे कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं आपके अनकॉन्शियस लेवल पे जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं थ्रू योर चेंज इन बिहेवियर।
साइकोएनालिसिस अपनी इन टेक्निक्स के जरिए, साइकोएनालिसिस में इन्होंने बेसिकली ये टेक्निक्स यूज़ होती हैं। टेक्निक्स के बारे में भी हम लेटर डिटेल में बाद में ही बात करेंगे, अभी आप सिर्फ टेक्निक्स के नाम याद रखिए। फ्री एसोसिएशन ऑफ आइडिया, ड्रीम एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेसेस, ये तीनों टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं बेसिकली टू गेट इंसाइट इनटू द अंडरलाइंग कॉजेज, और पता लगाया जाता है कि आखिर इस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एंड देन psychoanalysts suggest certain remedies and therapies with the help of which the problem may be solved. Now Freud as a psychoanalyst, so मैंने आपको पहले भी बताया कि जब फ्रॉड अपने पेशेंट्स को, हिस्टीरिया के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, हिस्टीरिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बहुत तरीके से व्यक्ति जो है वो बहुत एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करने लग जाता है, तो वो कैसे कर रहे थे, वो हिस्टीरिया के पेशेंट्स को पहले हिप्नोटाइज करते थे। हिप्नोटाइज आप जानते हैं एक तरीके का प्रोसेस होता है कि जिसके ज़रिए हम व्यक्ति के माइंड को ऐसे प्रभावित करते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो करने लग जाता है। तो हिप्नोटाइज करते थे उसको, और हिप्नोटाइज करने के बाद उन बातों को समझने पढ़ने की कोशिश करते थे। लेकिन ये उनका एक ट्रेडिशनल मेथड था जिसे वो यूज़ किया करते थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि नहीं, इस मेथड से बेहतर भी एक मेथड हो सकता है, और वो ही है साइकोएनालिसिस। ही लेटर शिफ्टेड टू द मैटर कॉल्ड फ्री एसोसिएशन। तो उन्होंने फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस एंड ट्रांसफरेंस जैसे मेथड्स को यूज़ किया, और यही सारे मेथड्स मिलके नाउ दे आर थियराइज्ड एज साइकोएनालिसिस। Through these techniques, Freud observed patterns and association that led him to theorize about the existence of unconscious mental processes and conflicts. जब उन्होंने इन टेक्निक्स को यूज़ किया तब उन्हें पता लगा कि भाई अनकॉन्शियस माइंड में भी बड़े सारे से कन्फ्लिक्ट्स हैं, और उन कन्फ्लिक्ट्स को हमें पहले रिजॉल्व करना चाहिए, और उन्होंने थियराइज कर दिया। कौन सी थियरी को? साइकोएनालिसिस की थियरी को। Freud formalized his idea in a series of groundbreaking works, including The Interpretation of Dream, published in 1899, and The Psychology of Everyday Life. Other books are also there, essays are there, but here I have mentioned only two, which are the most important one. Now, psychoanalysis theory was evolved by Sigmund Freud, but after him a number of other psychoanalysts added something or the other to the psychoanalysis. So here there is a brief contribution of each of the psychoanalysts. First one is the Carl Jung. He was the colleague of Freud, and initially he collaborated with Freud. Freud के साथ ही काम किया, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी खुद की थियरीज बनाई, और उन थ्योरी को एनालिटिकल साइकोलॉजी कहते हैं। और he also gave the concept of collective unconsciousness, archetypes and individualization. Each term को डिफ़ाइन करने के लिए आपको मतलब ईच जो इनकी थियरी और कंसेप्ट्स हैं उन्हें डिफ़ाइन करने के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए, बट यहाँ कम से कम इतना याद रखिए कि कार्ल जंग के ये कंसेप्ट्स थे। देन एना फ्रॉड, ये डॉटर हैं सिगमंड फ्रॉड की। इन्होंने चाइल्ड साइकोएनालिसिस पे वर्क किया और ईगो साइकोलॉजी के बारे में कहा, एंड शी ऑल्सो मेड द फर्दर स्टडीज़ ऑन द डिफेंस मैकेनिज्म, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स। विल्हेम रिच ये ऑस्ट्रेलियन साइकोएनालिस्ट हैं, एंड ही टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, एंड he evolved the techniques like vegetative therapy and character analysis. Jacques Lacan, you should keep this name in mind as a student of literature, and he reinterpreted Freudian concept of psychoanalysis, and he tried to explain this concept on the basis of structural linguistics. फर्डिनेंड डी सेशोर ने जो अपने प्रिंसिपल दिए थे, साइंस सिग्निफाइड सिग्निफाइड वाला प्रिंसिपल, उसके आधार पे, सीमियोटिक्स के आधार पे इन्होंने साइकोएनालिसिस को री इंटरप्रेट किया, एंड हिज फेमस कंसेप्ट्स आर दैट ऑफ मिरर इमेज, द सिम्बॉलिक ऑर्डर एंड द कंसेप्ट ऑफ द रियल.
So Jacques Lacan is a famous name as a psychoanalyst when you are studying psychoanalysis as a literary theory, because he connected psychoanalysis with structural linguistics. Then Karen Horney, he is a German-American psychoanalyst, and he challenged Freud's emphasis on Pain's envy and Oedipus complex. And she proposed her own theories of neurosis, interpersonal relationship, and she basically, what she did, she just talked about the influence of cultural factors on personality development. Heinz Kohut, he is Austrian-American psychoanalyst. He developed self-psychology and his focus on the formation of the self and the importance of empathetic attunement in psychotherapy. He emphasized the role of mirroring and idealization in the development of a healthy self-esteem. So these are the names of some other psychoanalysts who just added something to the psychoanalysis of Freud, or they just given a new direction to psychoanalysis. But now the theory of psychoanalysis is quite varied, and it is having the different terms which were not there, which were not explained by Freud. But basically Freud was the originator of the theory of psychoanalysis. And now the much awaited portion, psychoanalysis and literary text. अब देखिए कि लिटरेरी टेक्स्ट की स्टडी में साइकोएनालिसिस कैसे वर्क करेगी, हमारा तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकोएनालिसिस की थ्योरी को बहुत बार अप्लाई कराया जाता है लिटरेरी टेक्स्ट पे। तो देखिए कैसे हेल्पफुल होती है। साइकोएनालिसिस हैज़ हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट इन सेवरल वेज। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग करेक्टर्स मोटिवेशन। किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को आप पढ़ते हो तो उसमें करेक्टर्स होते हैं, एक मेन करेक्टर होता है, वो मेन करेक्टर कुछ भी कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है या कुछ सही कर रहा है। अब अगर आपके पास साइको एनालिटिक थ्योरी की पूरी नॉलेज है तो आप उसके मन को, मतलब उस कैरेक्टर के मन को ठीक से समझ सकते हो, उसके कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस को अच्छे से समझ सकते हो। उसके अनकॉन्शियस में क्या चल रहा था, उसने किस बात को एज ए डिफेंस मैकेनिज्म का रहा यूज़ किया और क्यों किया, उसके इनर कन्फ्लिक्ट्स क्या थे। जब ये सारी बातें हम एनालाइज करते हैं तो किसी भी लिटरेरी कैरेक्टर की डेप्थ बढ़ जाती है और हम उसके व्यवहार को, उसके डिज़ायर्स को, उसके रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं व्हेन वी आर वेल अवेयर अबाउट दिस थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस। मतलब हमें साइकोएनालिसिस पेशेंट पे नहीं करनी है, हमें साइकोएनालिसिस अपने लिटरेरी कैरेक्टर्स पे करनी है। दूसरी चीज़ देखिए, किसी भी लिटरेरी पीस में अधिकांश बार सिंबॉलिज्म और इमेजरी यूज़ की जाती है। अब अगर इस सिंबॉलिज्म और इमेजरी पे हम साइकोएनालिटिक अप्रोच अप्लाई करें तो हमारे सिंबॉलिज्म और इमेजरी की मीनिंग की डेप्थ भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो कुछ भी सिंबल यूज़ किए जा रहे हैं वो अगर ऑथर ने किए हैं तो वो किस चीज़ का मैनिफेस्टेशन है। इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अनकॉन्शियस विशेष, मतलब जो सिंबल यूज़ किए गए वो अनकॉन्शियस विशेष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे फियर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हम सिंबल को पढ़ेंगे देन वी वुड रेडिली अंडरस्टैंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अनकॉन्शियस विशेस, डिज़ायर्स एंड फियर्स। सो किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग उससे डीपर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द कंसेप्ट ऑफ सब टेक्स्ट, तो जो सब टेक्स्ट है, मतलब जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है वो तो है, बट उसके नीचे एक अंडरलाइनिंग मीनिंग है। वो मीनिंग इमीडिएटली दिखाई नहीं देता, बट जब हम उसकी साइकोएनालिसिस करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जैक्स लेकान ने जैक्स लेकान ने साइकोएनालिसिस थ्योरी को
स्ट्रक्चरलिज्म के एंगल से देखा है, तो फिर अगर हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो हम उस नैरेटिव को के स्ट्रक्चर को, लैंग्वेज चॉइस को, नैरेटिव गैप्स को एनालाइज करते हैं तो हमें बहुत सारी सी हिडन थीम्स, रिप्रेस्ड इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर्स और उसके अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते हैं। तो एक टेक्स्ट जो ऊपर है और एक जब हम एनालिसिस के बाद पाते हैं दैट इज सबटेक्स्ट, जो लेटेंट कंटेंट हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं बट हम उन्हें पढ़ पा रहे हैं थ्रू साइको एनालिसिस। एंड दिस इज अगेन ए सिग्निफिकेंट थिंग कि ऑथर, जिस ऑथर ने वो टेक्स्ट लिखा है, अगर हमारे पास साइको एनालिसिस की नॉलेज है तो हम उस ऑथर के अनकॉन्शियस को भी पढ़ पाते हैं कि इसने ये चीज़ क्यों करके लिखी होगी, इसके दिमाग के कौन सी फीलिंग्स, इमोशंस, कन्फ्लिक्ट्स होंगे जिसने इन्हें यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से साइको एनालिसिस हमारी इंसाइट को बढ़ाता है इनटू द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ द ऑथर। देन इंटरप्रेटिंग रीडर रिस्पॉन्स। सो रीडर रिस्पॉन्स कैसे, मान लीजिए एक टेक्स्ट है, उसे अलग अलग लोग पढ़ रहे हैं, उसके अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। क्यों? बिकॉज ईच एंड एवरी रीडर इज हैविंग हिज ओन साइकोलॉजी टू रीड इट। तो रीडिंग कैसे एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ये हम समझ सकते हैं जब हमने साइको एनालिसिस कर ली। मतलब 4 रीडर हैं तो चारों के मन तो अलग अलग तरीके से फ्रेम है, वो इसीलिए हर टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो हम हर रीडर के रिस्पॉन्स को पढ़ सकते हैं, हर रीडर के रिस्पॉन्स को समझ सकते हैं कि इसने इस टेक्स्ट को पढ़ के यही वाला रिस्पॉन्स क्यों दिया, क्योंकि इसकी साइकी ऐसे फ्रेम होगी, इसके अनकॉन्शियस में ये सब कुछ चल रहा होगा। तो कहने का मतलब हमारे मीनिंग किसी भी टेक्स्ट के और फुल ऑफ डेप्थ हो जाते हैं व्हेन वी आर हैविंग द नॉलेज ऑफ साइको एनालिसिस। द लास्ट वन, द एड्रेसिंग जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। Psychoanalytic theory offers frameworks for analyzing representation of gender and sexuality in literature. So, अगर हमें psychoanalysis की knowledge है, then रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर और सेक्सुअलिटी के जो मीनिंग हैं वो हमारे लिए और बेहतर तरीके से समझ में आते हैं। हम अब क्या एक्सप्लोर करने लग जाते हैं कि जेंडर रोल्स क्या हैं, किसी की सेक्सुअल डिज़ायर्स क्या थी, उसको रिप्रेस करने का क्या फ़र्क पड़ा, वहाँ उस टेक्स्ट में कौन सी पावर डायनेमिक्स चल रही है। हम इन चीज़ों को समझने लग जाते हैं व्हेन वी आर हैविंग द साइको नॉलेज ऑफ साइको एनालिसिस। और इस तरीके से हमारी लिटरेरी टेक्स्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है इट बिकम्स क्वाइट डीप। So this is the process of psychoanalysis, and I have also told you how it is helpful to understand a literary text. So thanks for your patience listening. In the next video I would talk about Sigmund Freud in detail. So here I have given an overview of psychoanalysis. So thanks for your patience listening.